गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वाले वीडियो में देखा हमने मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी दी थी आपको। इसका पार्ट 1 जो पिछली वीडियो में देखा, अब आगे हम देखते हैं आज पार्ट 2। मौर्य प्रशासन के बारे में हम अध्ययन करेंगे और मौर्य प्रशासन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। हमने मौर्य प्रशासन का संस्थापक कौन था और मौर्य प्रशासन के बारे में जो भी हमने जानकारी दी थी उससे आगे हम देखते हैं। पार्ट वापस 2 है मौर्य प्रशासन, केंद्रीय शासन और प्रांतीय शासन। अब देखो बात मौर्य प्रशासन की नहीं है, बात जो है चाहे कोई से प्रशासन हो, चोल प्रशासन हो, चाहे जो गुप्त शासन के बारे में आगे अध्ययन करेंगे, तो कोई सा भी प्रशासन हो, जो शासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, वो दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है केंद्रीय शासन और दूसरा होता है प्रांतीय शासन। पहले मुख्य रूप से बात कर लेते हैं केंद्रीय शासन। केंद्रीय शासन के अंदर होता है राजा, मंत्री परिषद, अधिकारीगण और नगर प्रबंध। अभी मैंने चार्ट लिखे, इसके आगे हो रहा है, पहले हम चार्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो केंद्रीय शासन में मुख्य रूप से सबसे पहले शासन जो होता है राजा, राजा के बाद में राजा को सलाह देने के लिए कौन होता है, मंत्री परिषद। उसके बाद में मंत्री परिषद के नीचे जो है वो होते हैं अधिकारीगण, और अधिकारीगण के बाद में फिर केंद्र कैसे बनता है, नगरों से बनता है, तो नगर से बनके नगर प्रबंध। फिर हम आगे बात करते हैं प्रांतीय की। प्रांतीय को उस समय दो भागों में बांटा गया। अभी मैं विस्तार से बात में समझाऊंगा आपको, अभी हम मोटा मोटा देख रहे हैं क्या है। प्रांतों को दो भागों में बांटा है, आहार और विषय, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर आहार और विषय। प्रांत को जो है ये मोटे मोटे भाग है, दो, आहार और विषय। प्रांतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो नगरों के अधीन आते हैं उनके बारे में बात की जाती है। प्रांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया। अलग अलग शासन तंत्र की बात करेंगे, अलग अलग जगह इनकी अलग अलग इनके नाम है। बाकी जो है बात प्रांतीय की होगी। 4 भागों में विभाजित है, इनके नाम यहाँ अभी लिखे हुए हैं। इसके बाद में अगला जो दूसरा पॉइंट इसका है जनपद एवं ग्रामीण, ठीक है। अब हम बात करते हैं वापिस बैक प्लेस है ये बात, हम क्या पढ़ रहे हैं, मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में सबसे पहले किसकी बात करेंगे, केंद्रीय शासन की। केंद्रीय शासन में सबसे पहले जो सर्वोपरि होता था वो कौन होता था, राजा, ठीक है। यानी जो राजा होता था मौर्य प्रशासन में, जैसा हमने कहा चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त का बाद में कौन हुआ, बिंदुसार हुआ, बिंदुसार के बाद में कौन हुआ, अशोक हुआ, ठीक है। तो सर्व पूरी की पूरी शक्तियां किसके जो है अधीन होती थी, किसके अंडर में होती थी, कौन कंट्रोल करता था, राजा करता था। राजा का कार्य होता था कि उसको कौन सा मंत्री पद देना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं प्रधानमंत्री होता है और उसकी कैबिनेट होती है, और वही जो है खुद ही डिसाइड करता है, तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा क्षेत्र देना है, किसको रक्षा मंत्री बनाना है, किसको विदेश मंत्री बनाना है, किसको गृह मंत्री बनाना है, किसी को ऊर्जा मंत्री बनाना है, मानव जो संसाधन विकास कार्य किसको देना है, रेल मंत्री किसको बनाना है, आदि आदि आप जानते हैं, ठीक है। तो सर्वोपरि राजा होता था मौर्य प्रशासन के बारे में। फिर दूसरे नंबर पे आता है मंत्री परिषद। उस समय मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो उस समय मंत्री परिषद में राजा को सलाह देने के लिए 3 से 4 सदस्य होते थे। कितने होते थे, 3 या 4, जो मुख्य होते थे, और जो हमेशा राजा जो 3-4 सदस्यों की बात मानकर ही कोई भी उसको नए नियम लागू करने होते तो इनकी बात मानकर वो अपने आगे कार्य स्थापन करता था, संपादित करता था। उसके बाद में आता है अधिकारी। मंत्रियों के नीचे जो अधिकारी होते हैं, जैसे कि अभी मंत्री होते हैं तो मंत्रियों के नीचे अधिकारी होते हैं, जैसे जानते हैं, बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारी, IPS होते हैं, RS होते हैं, IAS होते हैं, ये उनके मंत्रियों के नीचे अधीन करते हैं। जिला कलेक्टर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, SDM होते हैं। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य से मैं जोड़कर आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें ये आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। अधिकारी जो होते हैं 18 प्रकार के अधिकारी होते थे, और उन अधिकारियों को जो है क्या कहा जाता था, उन अधिकारियों को कहा जाता था तीर्थ। उन अधिकारियों का क्या नाम होता था, तीर्थ। अभी वाला तीर्थ मत सोच लेना कि तीर्थ स्थान पुष्कर है, तीर्थ स्थान ये तीर्थ, अभी वाला तीर्थ नहीं। मौर्य प्रशासन में अधिकारियों को तीर्थ के नाम से जाना जाता था। 18 प्रकार के जो अधिकारी उस समय प्रमुख होते थे, यानी केंद्रीय शासन को सुचारू रूप से संभालने के लिए 18 प्रकार के अधिकारी होते थे, जिनके अधीन मुख्य मंत्रालय उनके अधीन होते थे। उसके बाद में चौथे नंबर का पॉइंट आता है नगर प्रबंध। नगर प्रबंध की हम बात करते हैं, अभी हम वापस वर्तमान में आते हैं। वर्तमान में हम बात करते हैं तो वर्तमान में देखिए सबसे पहले क्या होता है, नगर परिषद, फिर आता है नगर पालिका, सबसे पहले नगर निगम, फिर नगर परिषद और फिर नगर
ठीक है। और अगर हम छोटे लेवल की बात करें तो ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर तहसील, तहसील से फिर बनता है जिला, ठीक है। उसी तरह नगर प्रबंधन को समझाने के लिए, नगर प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार के नियम होते थे। जो नगर प्रबंधन में 5 सदस्य होते थे और 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी? टोटल समितियां होती थी, कुल होती थी 6 समितियां और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक समिति में कितने सदस्य होते थे? 5। तो ये तो हम केंद्रीय प्रशासन की आपके सामने बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है। सबसे पहला राजा, उसके बाद में मंत्री परिषद, फिर अधिकारी, फिर नगर प्रबंधन। इसके अभी नीचे भी बिंदु बाकी है जो बाद में आपको नोट डाउन कराऊंगा। अब बात करते हैं आहार की। प्रांतों में देखो मौर्य प्रशासन का जो प्रांतीय स्तर था, ग्रामीण स्तर की बात करते हैं, प्रांतों में जो है शासन व्यवस्था कैसे संचालित होती थी। तो प्रांतों को उसने 2 भागों में विभाजित किया था। एक तो था आहार और दूसरा था विषय। और प्रांतों को मुख्यतः रूप से 4 भागों में विभाजित किया गया था, जिनके नाम देखो उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ एवं मध्य प्रांत। ये 4 प्रांत हो गए, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ एवं मध्य प्रांत, ठीक है। और इनके अधिकारी, इन चारों को जो इनके मुख्य अधिकारी होते थे वो अधिकारी राजकुमार होते थे। राजकुमार यानी राजा के पुत्र, इनके पुत्र। अब आप ये सोचो, अगर मान लो 4 प्रांतों में बांटा है, अगर किसी राजा के 2 ही पुत्र है तो फिर कैसे संभव होगा? तो अधिकांश नहीं होता था, एक राजा के अनेक संतान होती थी। फिर भी अगर मान लो कम होती है तो उनके जो रिश्तेदार, जो कलोज में है, जो समीप के रिश्तेदार होते हैं, वो रिश्तेदार भी जो है इनके सर्वोच्च शीर्ष अधिकारी होते थे, जो इनका शासन संचालन करते थे। और इनके अंदर इनके जो अंतर्गत बाकी जो इनके नीचे काम करने वाले अधिकारी होते थे, उनको इन राजकुमारों की बात माननी पड़ती थी और शासन संचालन में राजकुमार अपनी अहम भूमिका निभाते थे। उसके बाद में दूसरा आपका पॉइंट है जनपद एवं ग्रामीण। जनपद जो है वर्तमान जिले को कह सकते हैं, जिले, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में हम अंचल बोल सकते हैं, इनको अंचल क्षेत्र। अब जनपद एवं ग्रामीण क्षेत्रों का कार्य किस प्रकार से शासन संचालन होता था, किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा कौन सा व्यक्ति होता था जो केंद्र की सूचना प्रांतों के पास आती, प्रांतों की सूचना इन जो है उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंतीपथ और मध्य प्रांत के जो राजकुमार होते थे उनके द्वारा अपने जो नियम है वो नीचे की ओर अग्रसित किए जाते थे। और नीचे भी कुछ अधिकारी होते थे जो यहाँ काम करते थे, जो जनपद में, जो गाँवों में काम करते थे, जिनका कार्य होता था मौर्य प्रशासन को अपना सहयोग देना और ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को मौर्य प्रशासन तक पहुंचाना और अपनी समस्याओं को वहां तक अवगत कराना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 पॉइंट हमारे इधर है, राजा, मंत्री परिषद, अधिकारी और नगर प्रबंधन। इधर हमारे प्रांतीय क्षेत्रों की बात करते हैं तो प्रांतों में आपको दिख रहा है। और उसके बाद में जनपद, आप एक बार बोर्ड को वापस देख सकते हैं और एक बार क्लियर आपको बोर्ड नजर आ रहा है तो उसको एक बार वापस पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार वापस देख लीजिए आप, दोनों शासन, केंद्रीय शासन एवं प्रांतीय शासन। अब आगे देखिए 4 पॉइंट का हमने अध्ययन किया। 5वां देखिए केंद्रीय शासन में सबसे पहले सेना। मौर्य प्रशासन में सेना जो थी उसकी 6 शाखाएं थी। सेना के बारे में बात करते हैं तो 6 शाखाएं थी, जिसमें पहले अश्व यानी घोड़ा, घुड़सवार, गज यानी हाथी, पैदल जो होते थे, रथ पे सवार, यातायात एवं नौसेना। अब यातायात की बात करते हैं तो कुछ ऐसे सैनिक होते थे जो रसद सामग्री पहुंचाने के काम में आते थे, उनको यातायात सेना के नाम से जाना जाता था। अगर बोले तो साम्राज्य की सेना कहीं दूसरी जगह युद्ध करने जा रही है तो उनको खाने पीने का प्रबंध करने के लिए कुछ सेना ऐसी होती थी जो साथ में रसद सामग्री लेके चलती थी। तो उस सेना को किस नाम से जाना जाता था? यातायात सेना के नाम से। उसके बाद में थी नौसेना। उस समय अब नौसेना भी उस समय मौजूद थी, यानी बंदरगाह पार अगर किसी प्रांत में, किसी देश में जाना था तो नौसेना भी तैयार थी। यानी नौसेना का मजबूत बेड़ा उनके पास था, जैसा कि हमें चाणक्य ने अपनी पुस्तक में बताया। चाणक्य जो था उसने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बताया था कि नौसेना जो है मौर्य साम्राज्य का आधार थी और इतनी मजबूत सेना थी कि उसका कोई तोड़ नहीं था। और इनका जो सेना का पूरी 6 शाखाएं, सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी तो राजा होता ही था जो उनको अपना आदेश देता था। उसके बाद में सेना को संभालने के लिए जो होता था नायक, अभी क्या बोलते हैं सेनापति। उस समय उसको सेनापति नहीं बोला जाता था, उसको बोला जाता था नायक, ठीक है।
फिर पॉइंट नंबर 6 की हम बात करते हैं गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर किसे कहते हैं? गुप्तचर जो कि जासूसी करते हैं, दूसरे राज्य की जासूसी करते हैं, दूसरे राज्य में क्या चल रहा है, अगर कहीं युद्ध के लिए जा रहे हैं तो उसकी जासूसी करके उसकी जासूसी के पूरे संदेश राजा के पास पहुंचाते थे कि वहाँ की तैयारियां कैसी चल रही है, या वहाँ का राज्य जो है वो कैसा है, किस प्रकार, कितना शक्तिशाली है, कितना मजबूत है। ठीक है, तो उस समय मौर्य प्रशासन में गुप्तचर व्यवस्था को कहा जाता था संस्था एवं संचार। संचार तो भी संचार ही है, एक स्थान की बात दूसरे स्थान तक पहुंचाना वो संचार कहलाता है, वो संस्था और संचार के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो गुप्तचर व्यवस्था का मुख्य कार्य यही होता था, प्रत्येक राजा के पास गुप्तचर होते थे, और गुप्तचर की एक सबसे बड़ी जो उनकी बात होती थी या बात उनकी ख्याति ये होती थी कि राजा और उसके कुछ अधिकारियों के अलावा हर किसी को ये मालूम नहीं होता था कि ये हमारे राज्य का गुप्तचर है। ये सबसे बड़ी बात होती थी। गुप्तचर दूसरे राज्य में भेष बदल कर जाते हैं, व्यापारी बनकर जाते हैं, भिखारी बनकर जाते हैं, या घोड़े खरीदने वाले बनकर जाते हैं, नमक बेचने वाले बनकर जाते हैं, वहाँ की दूसरे राज्य की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं, फिर अपने राज्य में आते हैं और अपने राजा तक को पूरी जानकारी देते हैं। महाराज वहाँ पे ये व्यवस्था हो रही है। उसकी बात करते हैं न्याय। न्याय में देखते हैं न्यायपालिका सर्वोच्च उच्च न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होता था। उस समय राजा ही सब कुछ होता था, मुख्य न्यायाधीश राजा ही होता था, तो उसी के फैसले सबको मानने पड़ते थे। राजा का फैसला यानी अंतिम फैसला, उसके बाद में तो कोई नहीं होता था। लेकिन वहाँ पे उस समय मुख्य न्यायाधीश को जो है राजू के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था? नाम लिखा है राजू। और उसके मुख्य न्यायाधीश के नीचे जो कार्य करने वाले न्यायाधीश होते थे उनको व्यवहारिक के नाम से जाना जाता था। याद रखना, मुख्य न्यायाधीश कौन होता था? राजा होता था, अंतिम फैसला राजा सबको उसकी बात माननी पड़ती थी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा फिर मुख्य न्यायाधीश जो होता था न्यायपालिका का, न्याय व्यवस्था संभालने का, वो होता था जिसको कहा जाता था राजू। और बाकी जो न्यायाधीश होते थे उनको व्यवहारिक के नाम से जाना जाता था। तो इनका कार्य क्या होता था? अगर छोटी जो सामान्य विवाद है, व्यक्तियों की विवाद है, उनका सुलझाना और उनका मध्यस्थता करवाना, उनको छोटी सजा देना, और अगर विवाद ज्यादा बड़ा है तो फिर उसकी जानकारी राजा तक पहुंचाना, और फिर उस पूरी की पूरी विवाद को राजा के पास भेज देना, और फिर राजा ही उस विवाद का निपटारा करता था। और अंतिम फैसला राजा का होता था कि वो किसको मृत्युदंड की सजा दे, किसको देश निकाले की सजा दे, क्योंकि उस समय न्याय व्यवस्था कठोर थी। अभी की तरह न्याय व्यवस्था नहीं है कि अभी हमारे भारत में न्याय व्यवस्था है, कोई भी जुर्म कर लो या कोई भी अपराध कर लो और उसके बाद में हम पैसे देकर वकील कर लेते हैं, उसके बाद में कोर्ट में पेशी हो जाती है, जाते रहो तारीखों पे, उसके बाद में एक दिन आते हैं कि जो है अपराधी छूट जाता है। उस समय ऐसा नहीं था, कोई वकील नहीं होता था। उसमें विवाद करने वाले व्यक्ति, अमुक व्यक्ति ये है, इधर का व्यक्ति ये है, ये अपना पक्ष रखेगा, ये अपना पक्ष रखेगा, जिसका पक्ष मजबूत होगा उसकी बात मानी जाएगी, जिसका पक्ष कमजोर होगा उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। और अगर विवाद फिर भी यहाँ विवाद अगर पूरी तरह से नहीं सुलझता तो ये चीज फिर राजा के पास जाती, और राजा फिर अपने जो विवेक से निर्णय लेता था कि अपराधी कौन है। और कितनी बार अपराधों को निर्णय पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए जो राजा खुद वेश बदल कर उन अपराधियों के घर के आसपास गुप्तचर व्यवस्था की व्यवस्था करता कि अपराधियों का पता चल जाएगा कि अपराधी वास्तविक अपराधी कौन है। जैसा कि बहुत सारी कहानियों में हम आप करते ही हैं, किस प्रकार जो है राजा दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। उसके बाद में बात आती है राजस्व एवं अधिकार। राजस्व टैक्स कर अभी भी देते हैं, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं आयकर। उस समय भी टैक्स लगता था, लेकिन उस समय टैक्स उसको इनकम टैक्स नहीं बोलते थे, उसको राजस्व बोलते थे, जो कि कृषि पे लगता था। अब कृषि पे कितना लगता था? कहीं कहीं 1/6 तो कहीं कहीं 1/10। कृषि का 1/6 हिस्सा यानी कहता हूँ 1/6 और कहीं कहीं लिया जाता था 1/10। 1/10 का मतलब हो गया तो जैसे मान लो मेरे घर पे अगर 10 बोरी अनाज की हुई तो मुझे 1 बोरी किसको देनी है? राजा जी को देनी है। यानी जहाँ उसके अधिकारी आएंगे जिनको समाहर्ता कहा जाता था, वो आते ले जाते। कहीं कहीं 1/6 भी होती
किराना ज्यादा दिया जाता था, ठीक है, तो इस प्रकार ये कर दिया जाता था। ये राजस्व एवं वहां के अधिकारीगण इस प्रकार उनका जो है कार्य संपादित होता था। अब हम आगे बात करते हैं प्रांतीय शासन की। तो प्रांतीय शासन में देखें, यहाँ पॉइंट हमारे केंद्रीय शासन में पॉइंट हुए हमारे 8। अब प्रांतीय शासन की बात करते हैं तो प्रांतीय शासन में उसके बाद में 5वें नंबर का पॉइंट है अधिकारी गण कौन कौन होते थे। अधिकारी गण में देखो, ग्रामीण स्तर के जो अधिकारी होते थे उनको मौर्य साम्राज्य में ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ग्रामीण। ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारियों को ग्रामीण के नाम से जाना जाता था। और जनपद क्षेत्र जो होता था मौर्य प्रशासन में, जनपद क्षेत्र के अधिकारियों को गोप के नाम से जाना जाता था। क्या कहलाते थे वो? गोप। और ये स्थानीय अधिकारी होते थे। और ये ग्रामीण जो होते थे, ये ग्रामीण क्षेत्र के जो जितनी भी प्रशासनिक व्यवस्था होती थी उसका संचालन करते थे। और जनपद क्षेत्र के जो अधिकारी होते थे गोप कहलाते थे। और उनका कार्य होता था कि यहाँ की शासन जो संबंधी शासन की प्रशासन की जितने भी बातें हैं वो यहाँ तक पहुँचाई जाए। और यहाँ की जितने भी समस्याएं हैं, गाँव के क्षेत्रों की समस्याएं हैं, वो उच्च अधिकारी तक पहुँचाई जाए, मुख्य अधिकारी तक पहुँचाई जाए, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ठीक है, तो हम आज मौर्य प्रशासन में हमने पढ़ा केंद्रीय शासन एवं प्रांतीय शासन। किसी भी मौर्य प्रशासन में चोल प्रशासन हम पढ़ेंगे, अगर गुप्त प्रशासन हम पढ़ेंगे, या कोई से भी प्रशासन में, तो प्रशासन तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय शासन एवं प्रांतीय शासन। केंद्रीय शासन के पहले टोटल हमारे 8 पॉइंट हुए। पहले वाले पॉइंट आपने नोट करने होंगे, ये 4 पॉइंट और आपके सामने जो है बोर्ड पे लिखे हुए हैं। और प्रांतीय शासन में अधिकारी के बारे में किया बात। अधिकारी में ग्रामीण क्षेत्र में जो होते हैं, ग्रामीण होते हैं। और जनपद जो क्षेत्र होता था, जिनके अधिकारियों को गोप के नाम से पुकारा जाता था, उनका नाम गोप होता था, जो कि प्रांतीय जो क्षेत्र होता था उनका शासन संचालन करने में अपनी मदद करते थे। तो ये था मौर्य प्रशासन और मौर्य प्रशासन की बारे में शासन संचालन की पूरी जानकारी। आपको नजर आ रहा है बिल्कुल बोर्ड पे साफ, केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन। केंद्रीय शासन के टोटल 8 पॉइंट हुए हैं आज, और प्रांतीय शासन के हमारे यहाँ पे जो है 5 पॉइंट हुए हैं। उसके बारे में अगर हम आगे हम अगर अब इसकी प्रशासन के बारे में इसके आगे एक पॉइंट अगर हम चाहे तो वो ले सकते हैं, अशोक के प्रशासनिक अधिकार। अशोक जो था, सम्राट अशोक, इसे मैं निकाल देता हूँ। अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, सम्राट अशोक, जिसके बारे में सब जानते हैं। अशोक मान के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है। पिछले वाले वीडियो में हमने अशोक के बारे में बात करी थी कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और उन्होंने पूरी तरह से हिंसा को पूरी तरह से त्याग दिया। तो हिंसा को त्यागने के बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। उसके बाद में तो स्वाभाविक बात है कि उन्होंने प्रशासनिक सुधार भी अच्छे ही किए होंगे। और उन्होंने अपना धूम भी जला दिया था, जिसके बारे में हमने 5 पॉइंट उस समय लिखे थे। तो किस प्रकार सहिष्णुता की नीति अपनाई, अहिंसा की नीति अपनाई, लोक कल्याणकारी नीति अपनाई, जन सेवा की नीति अपनाई। तो अशोक के प्रशासनिक सुधार के बारे में आज हम बात करते हैं कि अशोक ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है, तो आगे देखो, अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का उन्होंने अनुसरण किया एवं उसने अपनी नीतियों और उद्देश्यों की क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान एवं राजा के कर्तव्य के रूप में उसने बताया। उसने पहला अगर देखते हैं तो उसने राजा के कर्तव्य बताए कि राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। और उसने प्रजा को क्या माना? प्रजा को अपनी संतान माना उसने। तो हम देख सकते हैं कि प्रजा वत्सल शासक था वो।
देखो राजा की कर्तव्य राजा की कर्तव्य होता है कि एक राजा जो होता है उसके क्या कर्तव्य होता है, उसने प्रजा को अपनी संतान होता है कि प्रजा हमारी संतान है, तो राजा प्रजा का क्या है, पिता है, और प्रत्येक पिता क्या होता है, अपनी संतान का ध्यान रखता है क्योंकि उसकी संतान उसके लिए सर्वोपरि है। ठीक है, तो प्रजा वत्सल शासक का, प्रजा को चाहने वाला शासक का, तो इससे ही हमें आगे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने कैसे प्रशासनिक सुधार किए होंगे। और हम पढ़ रहे हैं इतिहास, तो इतिहास में क्या होता है, एक दो पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हमें रबड़ की तरह खींचना होता है। ठीक है, अब मुझे अगर प्रजा वत्सल शासक पे लिखना है तो मैं पूरा एक पेज लिख सकता हूँ। प्रजा वत्सल शासक का प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए, प्रजा की भलाई के लिए उसने सरायों का निर्माण करवाया, धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जगह जगह उसने रोडें बनवाई, रोड के दोनों साइड उसने वृक्ष लगवाए, जगह जगह उसने पानी की व्यवस्था की, और उसने इस प्रकार हर गांव की समस्याओं के लिए उसने अपने अधिकारी भेजे, गांव की समस्याओं को उसने दूर किया, न्यायिक व्यवस्था उसने पूरी तरह से पारदर्शी न्यायिक व्यवस्था अपनाई। उसने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं मिलनी चाहिए, सजा उसी को मिलनी चाहिए जो दोषी है, क्योंकि निर्दोष व्यक्ति को सजा मिलने का मतलब है अपनी प्रजा को नुकसान पहुंचाना। ठीक है, तो उसने जगह जगह सरायों, धर्मशालाओं आदि का भी उसने निर्माण करवाया। आगे अगर हम बात करते हैं तो उसने अपने दम में, पिछले वीडियो में देखा था अशोक के दम, अशोक का दम 17वां अभिलेख, 12वां अभिलेख, 11वां अभिलेख, 9वां, 7वां, 5वां अभिलेख के बारे में बात करी थी। ठीक है, अपने दम में विभिन्न प्रकार के उसने कार्य बताए, उसने विभिन्न प्रकार के गरीब परिवार को सहायता प्रदान करने का उसने बीड़ा उठाया। उसने हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख के समस्याओं की खबर पूछे, इसके लिए उसने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। हम लिख सकते हैं उसने किसकी नियुक्ति की थी, प्रतिवेदक। उस समय उनको प्रतिवेदक कहा जाता था। प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, और प्रतिवेदकों का कार्य होता था प्रत्येक जनता की समस्याओं को राजा के पास पहुंचाना और उस समस्याओं का समाधान करना, उन समस्याओं का निपटारा करना। ठीक है, तो उसके बाद में आगे हम बात करें प्रतिवेदकों की नियुक्ति के बाद, अगर आगे हम देखते हैं उसने और क्या क्या किया था। उसने स्त्रियों के बारे में, स्त्री सुरक्षा के बारे में, स्त्रियों की शिक्षा के बारे में भी उसने ध्यान दिया, और स्त्रियों के जो घरेलू हिंसाएं होती थी उस पर भी उसने रोक लगाम लगाई, और उसने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान है, तो स्त्रियों पर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई हिंसा होती है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान उसने रखा था। तो इस प्रकार उसने अपने विभिन्न प्रकार के शिलालेखों में, अभिलेखों में उसने अपने प्रशासनिक सुधारों के बारे में हमें जानकारी दी। और हम सीधी सीधा सा हम सोच सकते हैं कि प्रजा वत्सल शासक था जिसने अहिंसा की नीति पे चले, तो अहिंसा की नीति पे चलने वाला व्यक्ति अगर प्रजा वत्सल शासक है तो उसके प्रशासनिक सुधार स्वाभाविक बात है अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में आया होगा, और आप समझ सकते हैं, और फिर आप इसको कॉपी में आपको उतारना है, हिस्ट्री के नोटबुक में आप इसको उतार लीजिए। उसके बाद में वो हम डिस्कस कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप आपकी समस्याओं को शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि सर इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा डिटेल में समझाइए, थोड़ा विस्तार से समझाइए, तो हम विस्तार में समझा सकते हैं।